हो, रिसर्च स्कॉलर हो, सभी लोग जानना है। इसलिए आप देखेंगे 1 ईयर में हम लोग साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट लोग ध्यान देंगे मेरी बात पे। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में अब 2 ईयर्स के जब कोर्स में आए तो हम लोग ने साइकोलॉजी को कई पार्ट में बांटा। एक आया लर्निंग टीचिंग, एक ग्रोइंग चाइल्ड जो आपका पेपर आया, फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग आ गया, फिर डिफरेंट रूप में इंक्लूसिव स्कूल में लेवल करने लगे हम लोग। तो बहुत सारी चीजों को मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। हमको सामने की जो ऑडियंस है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो मनोविज्ञान की हैसियत से हमको उसको असेसमेंट करने में हम लोग 3 बच्चों को बांटने में 3-4 तरह का पहलू को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक बच्चे हैं जो बहुत सीरियस है, वेरी वेरी सीरियस, एक थोड़ा सीरियस, समझ गया, और एक बच्चे जो है नॉर्मल, और एक बच्चा नॉटी है। नॉटी समझते हैं, बदमाश है या कुछ चंचलता है। नॉटी कहने का सेंस ज्यादा नहीं है, चंचलता उनके लिए। तो ये 4 तरह के बच्चों में अगर हम अपने क्लासरूम को डिवाइड करते हैं, तो उनके अनुसार आई टू आई कॉन्टेक्ट करके हम क्लासरूम में अपनी बातों को जो प्रेजेंट करते हैं उसमें साइको एस्पेक्ट को, तो साइको एस्पेक्ट को जब रखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, आपसे आउटपुट एक्सीलेंस। सबसे बड़ी चीज होगी एक्सीलेंस, जिस पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में एक्सीलेंसी पर बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। तो हमको एक्सीलेंसी लानी है। इसको लाने के लिए 3 शब्दों का हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लीजिए आप। अरे अब कुछ दे दिए, हमारा अच्छा लगता है, लेकिन आ गया। अपने हिसाब से मोटिवेट हाँ कर रहे हैं, हाथ लेकिन दर्द करने लगा, हाथ लेकिन दर्द कर। दूसरा इक्विटी और तीसरा एक्सपेंशन। 3 जिसको हम हिंदी में इस तरह से समझेंगे, उत्कृष्टता लानी है, समानता लानी है और उसका विस्तार है। 3 चीजों को ध्यान रखें। तो ये जब लाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट का होना हम लोग रोकते हैं कि गवर्नमेंट ने फंड नहीं किया, उससे हम प्रभावित होंगे, इसमें कहीं कोई मत नहीं। लेकिन क्वालिटी हमारे अंदर अगर है तो हम बच्चों के अंदर क्वालिटी को आगे विस्तार दे सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग इन 3 चीजों का जब ध्यान रखेंगे तब हमको लगेगा कि हम क्लास में जो टीच कर रहे हैं, तो ये जो 4 पार्ट में हम लोग बांट दिए, आप ध्यान क्या देंगे, 3 चीजों का ध्यान देंगे। हम लेवल निर्धारित करेंगे। पहला लेवल जो हम स्टूडेंट का निर्धारित करते हैं, मेमोरी लेवल, एक स्मृति का उसके स्तर क्या है, समझिए, मेमोरी लेवल। दूसरा लेवल जब निर्धारित करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का, यानी उसके बोध का, समझदारी का क्या है। तीसरी चीज जो हम लोग लाएंगे रिफ्लेक्टिव, जो उसके चिंतन का क्या है। इन 3 चीज को अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम अगर हम सामने रखेंगे तो लगेगा उन चीजों को हम लोग अच्छी तरह से बता पाएंगे। हम सारे मंचासीन से भी बच्चों के साथ साथ निवेदन है कि थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दिया जाए। अगर हम समय इतना कीमती निकालते हैं, 400 किलोमीटर से चल करके मैं रहने वाला इसी इलाके का हूँ, बेगूसराय का, लेकिन नौकरी झारखंड में करने के बाद बहुत सारी चीजें, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेजेस, वहाँ की एक्टिविटीज से कोरिलेट हो चुकी। लेकिन चूंकि एल मित्रा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में मैक्सिमम जगह पे चूंकि हमारी शुरुआती पढ़ाई हुई, इसीलिए वहाँ के कल्चर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ और
बहुत सारे असाइनमेंट भी करने का अवसर मिलता है। तो अब इस असाइनमेंट को पूरा करने में हमारा ये भी दायित्व है कि हमारे स्टूडेंट के अंदर भी कुछ क्वालिटी डेवलप करें। हम 100% डेवलप नहीं करा सकते। कल हम लोगों ने सर्वे में बताया था कि अगर 100 का यूनिट एक कॉलेज में है बीएड का डीएलएड का, तो उसमें 7 लोग मात्र सीटेट कर पा रहे हैं। 93% लोग फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हम मेमोरी लेवल बढ़ा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ा रहे हैं। तो जब तक मेमोरी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा लेवल, तब तक हम नॉलेज का कंसेप्ट नहीं, ये नॉलेज के रूप में नहीं। तो ज्ञान को सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं लेना, सूचना के रूप में नहीं लेना, बल्कि उसको एक कंसेप्ट का रूप देना है। आज हम डिफरेंट अवस्था में जी रहे हैं, कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, सब सारी अवस्थाओं में हम हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं है तो हम अनकॉन्शियस की अवस्था। लेकिन अगर आपने कहा कि वो टॉपिक के बारे में कुछ गाइडलाइन दिया जाए, तुरंत हम अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस की अवस्था में उस कंटेंट पे आ जाएंगे। क्यों? और इस फील्ड का कुछ कंसेप्ट तैयार किया गया है, एक इन्वायरमेंट दिया गया है। उस इन्वायरमेंट के साथ हम टीचर एजुकेशन को फोकस करें। तो टीचर एजुकेशन में देखिए, पॉलिसी में जो भी ड्राफ्ट हुए वो आपको एक डिजाइन देते, उस डिजाइन को एक्शन मोड में लाना हम टीचर एजुकेटर करते हैं। कि उसको जैसे हम लोग थिंकिंग हमारी बिल्कुल ग्लोबली होगी, जो आज करते हैं ग्लोबल सोच थिंकिंग है, लेकिन एक्टिंग जो है स्थानीय स्तर पर यानी लोकली। आप सारी चीज यूनेस्को से सीख के आए, यूनेस्को की चीजों सीखे, यूएसए का सीखे, जापान का सिस्टम, अभी वर्ल्ड में फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाईटेक है। हम वहां का भी सिस्टम देखें, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ मिथिलांचल की धरती और भारतीय संस्कृति के हिसाब से, न कि जापानी संस्कृति के हिसाब से होगा। तो हम उस चीज में पूर्व में भी चले जाएंगे प्राचीन समय में, तो मिथिलांचल की धरती का एक अपना पुराने समय में भी एक आभास होता है। काफी डिस्टर्बेंस है तो इसीलिए मैं भी ठीक भाषण दे देता हूँ। थोड़ी यहाँ लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे, भाषण देना, भाषण दे तो मैं भी चलता हूँ। भाषण देने के लिए तो रोज दिन भर में 3 घंटा 4 घंटा पढ़े जाता हूँ, तो भाषण देना, लेक्चर देना बड़ी बात नहीं है। उसको आज हम बच्चों को अगर हमारी एक जो बात भी अगर वो एक्सेप्ट कर ले, उसको अचीव कर ले, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है उपलब्धि सेमिनार का। तो ये हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण नहीं है, फर्स्ट के थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है, सेकंड के थोड़ी कम है। तो शॉर्ट में हम लोग अब बातों को अपनी रखेंगे। तो हमारा क्या है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया 1 ईयर से 2 ईयर्स के लिए, लेकिन मूल रूप से 1 ईयर में हम लोग 40 दिन प्रैक्टिस करने जाते थे। प्रैक्टिस आज 4 महीना और 1 महीना जा रहे हैं, लेकिन उसकी भी मैक्सिमम खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने के लिए बहुत सारी बातें इसकी स्कीम में भी हम एक्शन में ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइन नहीं लिखा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, हर अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है। अब देखिएगा, हमारी जो भौतिक संरचना है या हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो क्या है कि यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी आएगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी तो हमारे कुछ स्टेट की है, कुछ सेंट्रल है। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी टीचर प्रिंसिपल बैठे हुए, स्टेट यूनिवर्सिटी के भी बैठे हुए। तो हम लोग जब स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग फॉरेन का कंसेप्ट लिया,
हर की चीजों को हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इंटीग्रेटेड बनाना। जैसे 2 इयर्स के कोर्स है, उसको 4 इयर्स में अगर बनाना है तो उसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के बाद हम जो चीजें हैं, पॉइंट हैं, उन चीजों को आपके सामने योजना में रखें। तो देखिए, हम लोग रिसोर्स की तैयारी करेंगे कि रिसोर्स कैसे उपलब्ध कराएं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, रिसोर्स अवेलेबल कराना। हमारा क्या काम है, एकेडमिकली साउंड। तो हम एकेडमिक पार्ट को थोड़ा आगे ले जाएंगे और समझेंगे कि इन चीजों को कैसे स्प्रेड करें। जैसे कि बहुत हम महान वैज्ञानिक हमारे देश के जगदीश चंद्र बोस रह चुके हैं, सारे लोग हम जानते हैं। प्लांट के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में, पौधा के क्षेत्र में उनका बहुत काम है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र में उनका काम था, रेडियो के क्षेत्र। लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, उसका एक्सपेंशन नहीं किया, जिस कारण क्या हो गया, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी हो गया, विदेश चला गया। तो हमारे अंदर बौद्धिकता है, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी है, सारी चीज है, लेकिन हम उन चीजों को लोगों के सामने स्प्रेड नहीं कर पाते या उसके सामने हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे। हम थोड़ा जो सपोर्टिंग चीजें हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कंपल्सरी पेपर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल पेपर पर ध्यान दे रहे हैं। फैज साहब ने लिखा है कि अंग्रेजी में आई, न हिंदी आई, न उर्दू आई, बीच में ही रही। इस सारी पॉलिसी को एलपी 2020 में भी लाने की कोशिश की गई कि लोकल लैंग्वेज लाया जाए, मदर लैंग्वेज लाया जाए, सारी चीजें, प्लस क्लासिकल लैंग्वेज लाया जाए, सारी चीजें लाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो थिंकिंग है, वो बहुत लोकलाइज वे में जिस धारा में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हम सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं, ट्रेनिंग नहीं ले पाते। तो हमारी क्या यहाँ पे जिम्मेदारी है कि हमारा जो कैरिकुलम तैयार किया जा रहा है या कैरिकुलम तैयार करने में हम लोग जो मेहनत करते हैं, उस कैरिकुलम को क्या करेंगे, शैक्षणिक विषय के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। किसके, जो शैक्षणिक, हम चूंकि यहाँ पे टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पेडागोजी पर फोकस अधिक करेंगे। फाउंडेशन पर तो करेंगे, लेकिन पेडागोजी पर ज्यादा फोकस करें कि हमारे अंदर स्किल कैसे आ जाए, हमारे अंदर टीचिंग स्किल्स में डिफरेंट वेरिएशन कैसे आ जाए। तो उस वेरिएशन को स्किल टेक्निक्स के थ्रू लाना। उसी में हम एक शब्द आगे बहुत रखते हैं, कॉमन टीचर भी रखवा देता है, हम लोग रख लेते हैं ICT, लेकिन बहुत सारे लोग भाइयों में ICT का कोई फॉर्म नहीं बता पाते, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग सिर्फ फुल फॉर्म फिर याद कर लेंगे, जैसे कहे कि नहीं बता पाते, कुछ लोग याद कर लेंगे। फिर ICT की उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता का हम यूज नहीं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। तो हर तरह के इम्पोर्टेंट को समझना है। दूसरी चीज, टीचर को बहुआयामी चीजों का ध्यान रखना। बहुआयामी, जैसे आपने शिक्षण कार्य किया तो आपके अंदर अनुशासन का भी ज्ञान होना चाहिए, डिसिप्लिन का। हम ही लोग खैनी लगाते हुए आगे क्लास में, तो अनुशासन का एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे बच्चों से? ये हमारी शिक्षक का ही प्रॉब्लम है। नहीं तो कम से कम हाथ अगर ऐसे बात करते हुए दिखाते ना, खैनी का दाग नजर आता, तो हम उससे भी अनुशासन नहीं बना पाएंगे। तो अनुशासन भी, डिसिप्लिन भी बना, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे शिक्षण जो भी हम बात कर रहे हैं, उसके जितने टूल्स ऑफ टीचिंग है, उसका मैक्सिमम यूज करें। ठीक है, उस टीचिंग टूल्स का यूज करेंगे। यूज करने में हम लोग आमतौर से ब्लैक बोर्ड,
जैसे कि कोई टीचिंग टूल्स में गए तो हम अब टीचिंग टूल्स के थ्रू डिफरेंट मेथड्स का यूज, यानी विधि और प्रविधि क्या करेंगे, मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे मेथड्स के थ्रू, उसके बाद हम टेक्निक करेंगे। इसी में हम लोग एक शब्द बोल देते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक पर मेथड कहीं पर निर्धारित नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट डेवलप कर गया कि चॉक एंड टॉक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिफरेंट मेथड की बात हम लोग करते हैं। साइंस वाले तो कहें कि हम लोग इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं, तो आपको अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मतलब अंदर और बाहर। तो आगमन और निगमन विधि के थ्रू हम किस तरह से किसी छोटी चीज को बड़ी चीज में समझे, बड़ी चीज को छोटी चीज में समझे, छोटे कंसेप्ट को बड़े कंसेप्ट में समझे, ये चीजें हम लोग करेंगे। तो ये जो होगा हमारा जो रिजल्ट आएगा वो काफी अहम होता है। उसके बाद आप हम चूंकि स्टूडेंट से हम लोग जीवन का अनुभव अधिक है, तो कुछ जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उन घटनाओं को कोरिलेट करें एजुकेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ रिलेट करें। जैसे कोई डिफरेंट जगह काम कर रहा है या डिफरेंट स्कॉलर के पास आया, कुछ चीजें उनसे सीखा, कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ बैठा, उनकी बातें सीखा, तो ये चीज जैसे हम जॉन डीवी का हम कोट कर देते हैं, स्वामी विवेकानंद का कोट कर देते हैं या मौलाना आजाद का कोट कर देते हैं, तो कोट करने के पीछे क्या कि ये विशेषता, ये खूबी अपने अंदर लाना, यानी आउटकम मेरे अंदर कुछ न कुछ आए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। अब मैं अंतिम बात पे जाके समाप्त कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई भी ट्रेनिंग लेने का नहीं है, इस वजह से थोड़ी परेशानी है, इसलिए मैं लास्ट तक कुछ बातें करके समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, अब शिक्षकों को जो हम लोग कहे कि बहुआयामी बनना, उसमें क्या कौशल भी ले आए, अब स्थानीयता भी ले आए, अब क्या नाम है सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार, यानी सोशियो कल्चर एस्पेक्ट लाना कि आपका सोशियो कल्चर एस्पेक्ट क्या होगा। तो इससे क्या होगा, जो अभी के नवीन मुद्दे हैं, जो नए नए मुद्दे हैं सामने, जो अद्यतन हमारे सामने चल रहा है, जो जो देश की समस्या है उसको, चैलेंज को एक्सेप्ट कर किस परिप्रेक्ष्य में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, शैक्षिक परिवेश में उसको लाने के उसका निदान खोजेंगे। हम परिस्थिति के साथ हर जगह कुछ न कुछ टूल्स का यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे तो मेरे अंदर जो जितने मुद्दे हैं जो कि एमपी 2020 में चैलेंज दिए गए, उसको दूर करने का कोशिश हम लोग इस 21 सेंचुरी को लगाएंगे, फिर आगे हम लोग 22 सेंचुरी लगाने की बात करेंगे। तो ये सारी चीज हम लोग करके जाएंगे। अब दूसरी जो लास्टली चीजें हैं, क्या लास्टली है कि निजीकरण, एक जो निजीकरण जो हो रहा है हमारा, और व्यवसायीकरण, दो शब्द बड़ा कॉमन है। निजीकरण जो निजी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर बहुत सारी चीजें जा रही है, एक व्यवसाय यानी वोकेशनलाइजेशन। तो ये दोनों चीजें का प्रभाव कहां से ला रहे हैं, वेस्टर्न, पश्चिमी तरफ से, यानी यूएसए से या डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल को हम ला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, मेरी शिक्षा हो गई महंगी, वेस्टर्नाइजेशन को लाए तो शिक्षा हमारी हो गई महंगी। नतीजा क्या हुआ, हमारी आबादी 1.35 करोड़ या 1.5 में चले जाइए। अमेरिका से कल्पना करने लगे जहाँ 35 करोड़ की आबादी, कनाडा से कल्पना करने लगे जहाँ 34 करोड़ की आबादी है।
जापान से करने लगे जहाँ की 10 से 20 करोड़ की आबादी। तो हम आबादी का भी ध्यान रखेंगे, जनसंख्या का भी ध्यान रखेंगे। तो इस चीज को शिक्षा हो गई मान ली, तो ये कुछ क्या हो गया, 10% लोगों तक इसकी पहुंच हो गई। तो हम वैश्वीकरण के दबाव में, ग्लोबलाइजेशन के दबाव में क्या हो गया, भारत का जो एजुकेशन का जो एक नेचर था, जो स्वरूप था, वो स्वरूप क्या हो गया, मेरे कंसेप्ट से बाहर, यानी हमारी सोसाइटी के कंसेप्ट से बाहर हो गया, जिसके कारण हम लोग जो भी हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम शिक्षक या टीचर एजुकेटर इस फील्ड में काम करें, जिससे कि अधिक से अधिक हम बच्चों को मोटिवेट करके इस फील्ड में लाएं, ताकि भारत का पुनर्निर्माण, रीऑर्गेनाइज करने में यहाँ के अधिकतर लोगों में शिक्षा की बात पहुंचा सके। यही हमारा दायित्व होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्टाफ, नॉन टीचिंग और हमारे विद्यार्थी सभी का धन्यवाद कि इतनी बातें अगर हम